राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। जमीन से चांद तक ही नहीं बल्कि चांद से लेकर समुद्र की गहराइयों में भी भारत का नाम होगा। इस सपने को पूरा करने के लिए अब भारतीय वैज्ञानिक अब समुद्रयान परियोजना के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। समुद्रयान परियोजना के जरिए पानी में 6000 मीटर नीचे जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने देवक ब्रिज साइट से कई बीआरओ परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान राजनाथ ने सांबा में 90 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। मणिपुर में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के 23 विधायकों ने एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें हिंसाग्रस्त राज्य की क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने का संकल्प लिया गया है। विधायकों ने यह भी संकल्प लिया है कि वे जल्द से जल्द दिल्ली जाएंगे ताकि वर्तमान संकट का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए केंद्रीय नेतृत्व को राजी किया जा सके। भारतीय नौसेना अब प्राचीन परंपरा को जीवित करने की दिशा में काम कर रही है। केंद्र सरकार और नौसेना अब प्राचीन सिले हुए जहाजों का पुनर्निर्माण करेगी। राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के गठन के साथ उपराज्यपाल के निर्देश पर दिल्ली सरकार ने निशाना साधा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि उपराज्यपाल यदि दिल्ली वालों के स्वास्थ्य को लेकर इतने ही चिंतित हैं, तो उन्हें उन अधिकारियों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टरों का वेतन रोका। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सामने मुआवजा, आबादी और 10% भूखंडों की मांग को लेकर कई माह से किसान धरने पर बैठे थे, लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं की गई। प्राधिकरण और प्रशासन का ढुलमुल रवैया देखकर किसान आकर्षित हो गए और 12 सितंबर को प्राधिकरण के दोनों गेट बंद कर कब्जा करने की घोषणा की। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने साकेत का दौरा किया और सड़कों और फुटपाथों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निर्देश है कि जैसे G20 के लिए हमने दिल्ली के कुछ हिस्सों को सुंदर बनाया और चमकाया, वैसे ही हम पूरी दिल्ली में करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता दिया जाएगा। कैबिनेट के इस प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन कर रहे मनोज जरांगे पाटिल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और उदयन राजे भोसले की मौजूदगी में अपनी भूख हड़ताल तोड़ने पर सहमत हो गए। भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने कोलंबो के आर प्रेमदास स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2023 सुपर 4 मैच के दौरान धमाल मचाते हुए अपने करियर में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। रोहित वनडे में 10,000 रन पूरे करने वाले छठे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर वैश्विक संगोष्ठी में शामिल हुई। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि किसान भारत के अन्नदाता हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का भविष्य उज्जवल होगा तो देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि कृषि जैव विविधता संरक्षण केवल कर्तव्य नहीं बल्कि इकोसिस्टम के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है।
का इस वैश्विक संगोष्ठी में भारत सरकार केंद्रीय किसान मंत्रालय की ओर से भी हार्दिक अभिनंदन है। खाद्य एवं कृषि के लिए बाधित मानसिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संघ के सदस्य देशों के सम्मानित प्रतिनिधिगण इस महत्वपूर्ण संगोष्ठी में उपस्थित हैं, जिनमें अधिकांश का गत वर्ष 2022 में भी दिल्ली आए थे, जब भारत में IPPCRF की गवर्निंग बॉडी की मानी बैठक की मेजबानी की थी और आज वह विभाग इस संगोष्ठी के माध्यम से मूर्त रूप ले रहा है। यह तथ्य बताना जरूरी है कि भारतीय संसद द्वारा वायदा प्रतियोगिता और किसानों के अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001 के रूप में अधिनियमित राष्ट्रीय कानून से स्पष्ट रूप से रेखांकित है। इस कानून का अधिनियम के बाद से भारत सरकार ने कानून में किए गए प्रावधानों के अनुरूप इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी शिद्दत के साथ काम किया है। भारत के पैदा कृषि संरक्षण ढांचे की विशेषताओं में से एक इसका किसानों के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करना है। इस अधिनियम किसानों की पीढ़ियों के अनवरत प्रयासों से भारत के आवांशिक संसाधनों के संरक्षण और विकास में किसानों की अमूल्य भूमिका को मान्यता देता है। यह एक्ट किसानों के खेत में बचाए गए बीजों को बचाने, उपयोग करने, आपस में बांटने, साझा करने और बेचने का भी अधिकार प्रदान करता है। मैं इस अवसर पर इस वैश्विक संगोष्ठी की शानदार सफलता के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने देवक ब्रिज साइट से कई BRO परियोजनाओं का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री ने सांबा में 90 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन कर सौगात दी है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 900 दिनों में BRO ने करीब 300 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को देश को समर्पित किए हैं। इसके लिए BRO की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। देवियों व सज्जनों, जब भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के किसी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए जाता हूं और जब उनके कामों को मैं देखता हूं तो निश्चित रूप से हमारी खुद की हौसला अफजाई होती है। और जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने विगत कुछ वर्षों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, क्योंकि प्रत्यक्ष मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, मैं कह सकता हूं उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं यही डायरेक्टर जनरल चौधरी जी से बात कर रहा था कि कितने वर्षों में कितने रोड्स का, ब्रिजेस का और टनल्स का हमने लोकार्पण किया है। तो उन्होंने कहा पिछले 2.5 वर्षों में 205 का किया है और आज 90 और कर रहे हैं, यानी 295 यह पूरा हो जाएगा। तो मैं देख रहा था कि 900 डेज होते हैं, 900 दिन होते हैं। 900 दिनों में लगभग 300 रोड्स, ब्रिजेस और टनल्स, इन सब का जो है लोकार्पण हुआ है। यानी हर 3 दिन में एक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्मित किसी न किसी परियोजना का उद्घाटन हुआ है। और सचमुच आज आप सबके बीच, इन हिमालय की चोटियों के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हुई है। सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करके BRO ने आर्म्ड फोर्सेज के ब्रो की भूमिका निभाई है, ऐसा मैं मानता हूं। और जिस तरह से आप अपने कार्यों के माध्यम से सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं, वह भारत की सीमाओं को तो सुरक्षित बनाता ही है, साथ ही साथ इस क्षेत्र की सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक आर्थिक विकास में भी अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। और आज जिस इफिशियंसी से आप लोग काम कर रहे हैं, BRO के लिए कहना चाहता हूं, जिस इफिशियंसी से आप लोग इस समय काम कर रहे हैं और जितनी तेजी से प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने का काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल अपनी हार्दिक बधाई भी देता हूं। इन प्रोजेक्ट्स के जल्दी खत्म हो जाने के कारण मुझे आप लोगों से जल्दी जल्दी मिलने का अवसर भी मिलता रहता है। साथियों, आप सभी देश के सीमावर्ती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करते हैं। एक से बढ़कर एक कठिन दुर्गम जो इलाके हैं, जहां पर पांव रखना भी लगभग यह मुश्किल होता है, वहां भी आपने रोड्स, टनल, ब्रिजेस का जाल बिछा दिया है। लेकिन साथियों, मेरे हिसाब से आपकी यह सफलता
मात्र इस बात पर में नहीं है कि आपने देश के दुर्गम इलाकों में कोई सड़क बना दी है या कोई बहुत बड़ा ब्रिज बना दिया है। निश्चित रूप से यह काम तो कठिन है ही, और यदि आप उस कठिन काम को पूरा करते हैं, यह आपकी सफलता का ही एक मापदंड है, आपकी सफलता का ही एक मानक है। आपकी असली सफलता तो यह है कि इतने दुष्कर और मुश्किल से दिखने वाले कामों को भी आपने अपनी मेहनत से बहुत आसान बना दिया है। अब देश के लोग बॉर्डर एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को कोई बड़ी उपलब्धि नहीं बल्कि उसे नॉर्मल मानने लगे हैं, और किसी एम्बिशियस प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी परियोजना को शुरू करना और उन्हें समय पर पूरा करना न्यू इंडिया का यह एक न्यू नॉर्मल बन चुका है, मैं ऐसा मानता हूं। और आप देखिए कि अक्टूबर 2020 मैंने बालीपरा चार द्वार तवांग मार्ग पर 500 मीटर लंबी नेचुफू सुरंग की नींव रखी थी। नेचुफू, जिसको आपने देखा होगा भी, अभी 3 साल भी नहीं हुए कि आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया, और आज मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मैं इस सुरंग को राष्ट्र को समर्पित कर दिया मैंने। साथियों, एक समय ऐसा भी था जब भारत में बॉर्डर एरियाज में सड़कें बनाना कूटनीतिक, राजनीतिक और भौगोलिक हर दृष्टि से नाकों चने चबाने जैसा होता था। यह एक कठिन काम है, लेकिन इस कठिन काम को भी जिस तरीके से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसे आसान बनाया है और जिस तरीके से आप सभी इसके अभ्यस्त हो गए हैं, उसके लिए आप सभी को मैं पुनः एक बार अपनी हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, मेरा ऐसा मानना है, कंस्ट्रक्शन ऐसा हो फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल और बाय द पीपुल की भावना का प्रतिनिधित्व करता हो, ऐसा कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। देहरादून में विद्यालयी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण व पीएम श्री विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का शिलान्यास कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने महत्वपूर्ण काम किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में पिछले 3 सालों में पीएम मोदी के विजन को जमीन पर उतारने का काम उत्तराखंड सरकार ने किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि भारत सरकार की जितनी अपेक्षा हमसे है, उन सभी अपेक्षाओं पर लगातार काम करते हुए आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। उत्तराखंड सरकार की नेतृत्व में, पुष्कर सिंह धामी जी की नेतृत्व में, धन सिंह रावत जी की विभाग ने 2-3 महत्वपूर्ण काम किया। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन करने में पिछले 3 साल में मैं निसंदेह कहूं, कोई प्रदेश बराबर ध्यान रखता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की विजन को जमीन पे उतारने का काम करता है। ये सबसे पहला प्रांत है उत्तराखंड। मैं मुख्यमंत्री जी को और शिक्षा मंत्री जी को, शिक्षा विभाग को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज जो विद्या समीक्षा केंद्र की कल्पना की गई, जब माननीय मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री होते थे, तब उन्होंने स्कूल बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान दिया। उस समय में उन्होंने विश्व बैंक की सहायता से, उन दिनों में भारत सरकार उनको मदद नहीं किया था, उन्होंने विश्व बैंक को मदद करने के लिए आगे आया। उनकी सहायता से विद्या समीक्षा केंद्र की कल्पना की और उसको क्रियान्वयन किया। लेकिन ये एनईपी की पहले की बात है। 2020 में एनईपी लगा और एनईपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए मोदी जी ने आपके लिए बजटीय प्रबंधन भी किए। आज मैं एनईपी के उपरांत प्रधानमंत्री मोदी जी की गुजरात मॉडल को इम्प्लीमेंट करने का कोई पहला राज्य है विद्या समीक्षा केंद्र में, तो उत्तराखंड है। आज उसमें 5000 स्कूल जुड़े हैं। आगे चल के मैंने उनको कहा है कि मैं अक्टूबर-नवंबर में फिर आ जाऊंगा। अक्टूबर में आऊंगा रविवार, जितना मेरा अपेक्षा रहेगा आपकी विद्या समीक्षा केंद्र में हम प्रदेश की 22,000 स्कूलों को डाटा के साथ जुड़े हुए दिखना चाहेंगे और राज्य की जो 23.5 लाख स्कूली बच्चे हैं, क्लास 1 से लेके 12वीं तक, ये सारे बच्चे उसमें से जुड़े रहेंगे। लगभग 1,22,000 से ज्यादा शिक्षक है, वो भी जुड़े रहेंगे, उनकी डाटा रहेगा। मित्रों, विद्या समीक्षा केंद्र में 2-3 बात मैं आपको उल्लेख करता हूँ। प्रतिदिन बच्चों की अटेंडेंस उसमें पता चलेगा, शिक्षकों की अटेंडेंस पता चलेगा। दीक्षा टीवी हो या इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई की व्यवस्था विद्या समीक्षा केंद्र में रहेगा।
राज्य की सारे डाइट, शिक्षकों की कैपेसिटी बनाने के लिए जो व्यवस्था है वो उसमें से जुड़े रहेंगे। एक प्रकार से स्कूली शिक्षा की 360 डिग्री की जानकारी, 100% जानकारी उस पोर्टल में रहेगा, जिसके कारण मुख्यमंत्री रोज सुबह उठ के आज मेरे राज्य में बच्चे कितने स्कूल आए हैं, कितने शिक्षक पढ़ाने आए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में असेसमेंट में क्या उत्तर हो रहा है, मैंने आगे चल के उस सुदूर नानक मत्ता की एक सीमावर्ती इलाके की स्कूल में 6वीं कक्षा की विद्यार्थी मैथमेटिक्स में कैसे पढ़ाई किए हैं उसकी जानकारी उस समीक्षा केंद्र में मिलेगा। मैं सबसे पहले तो कि इस कार्यक्रम में जहां आज अनेकों योजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण और कई सारी योजनाओं की भविष्य की नींव रखी गई है, उस कार्यक्रम में हम सबका प्रोत्साहन करने के लिए, हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए इस कार्यक्रम में पधारे भारत सरकार में शिक्षा एवं कौशल विकास, उद्यमिता, शिक्षा के मंत्री के नाते जो संपूर्ण देश के अंदर आज तेजी से इन सबको लागू करवाने के लिए, क्रियान्वयन के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर आप सबकी तरफ से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं शिक्षा विभाग के हमारे शिक्षा मंत्री जी और पूरी टीम, उनको भी मैं आज बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शानदार प्रयास करके भारत सरकार की जितनी हमसे अपेक्षा है उन सभी अपेक्षाओं पर लगातार काम करते हुए आज एक मॉडल के रूप में उत्तराखंड राज्य बने, उसको आगे बढ़ाने का काम निरंतरता से किया जा रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें शिक्षा को सदैव ही हमेशा सर्वोच्च स्थान दिया गया है, यानी कि संपूर्ण जगत को शिक्षा का सूत्र देने का काम अगर किसी ने किया है तो इस भूमि ने किया है, भारत भूमि ने किया है। और भारत विश्व गुरु के रूप में संपूर्ण विश्व को हमेशा से ज्ञान देता रहा है। और आज विद्या समीक्षा केंद्र पीएम श्री योजना का शुभारंभ आपके कर कमलों के द्वारा हो गया है। इसके अतिरिक्त आज उच्च शिक्षा से संबंधित मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना, उसकी राशि को भी हमने पहले 50,000 रुपए किया था प्रोत्साहन राशि, उसको 1 लाख रुपए हम कर रहे हैं। और साथ ही साथ आज राज्य में बालिकाओं के लिए जो 40 कस्तूरबा गांधी आवासीय छात्रावास जो हमारे यहाँ चल रहे हैं, वह भी हमारा एक अभियान है कि हमारी जो छात्राएं हैं वो आज विद्यालय शिक्षा का क्षेत्र हो, उच्च शिक्षा का क्षेत्र हो या अनुसंधान का क्षेत्र हो, किसी क्षेत्र में भी वो किसी प्रकार से पीछे न रहे। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। भोपाल में तथ्य आधारित सामाजिक और आर्थिक विकास पर आयोजित सम्मेलन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूचना क्रांति के वर्तमान युग में डाटा उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। डाटा केवल सूचना का स्रोत नहीं है, यह ज्ञान का भी स्रोत बन गया है। फैक्ट बेस्ड सामाजिक एवं आर्थिक विकास सम्मेलन में आप सबका इस विकास सम्मेलन में मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सूचना क्रांति के वर्तमान युग में डेटा उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। डेटा केवल सूचना का स्रोत नहीं है, डेटा ज्ञान का स्रोत भी बन गया है। आज की दुनिया में जितने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं वे सब डेटा के आधार पर ही। अभी मैं देख रहा था, परसों मैंने लाडली बहनों के खाते में सिंगल क्लिक से राशि ट्रांसफर की और आज मेरे पास आया कि 1,30,00,000 से ज्यादा जो बहनें थी उनके अकाउंट में तत्काल पैसा पहुंच गया। हमारे पास डेटा था, ये डेटा की ताकत है। मुझे भी बताते हुए प्रसन्नता है कि बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 2017 में मैंने आहार अनुदान योजना शुरू करके 1,000 रुपए की राशि डालना प्रारंभ किया था। इसलिए कि हम पोषण के लिए योजनाएं कई चलाते हैं, ये देंगे ये देंगे ये देंगे। मुझे लगा सीधे बहन के खाते में पैसे दे दो, तो जो जरूरत होगी बहन पूरी कर लेगी। और जब हमने इम्पैक्ट असेसमेंट करवाया तो माँ ने सबसे पहले अपने बेटा बेटियों के पोषण पर वो पैसा खर्च किया, उनके पोषण का स्तर सुधर गया। और उसी से प्रभावित होकर मुझे लगा कि महिलाओं के खाते में, बहनों के खाते में अगर सीधे राशि डाल दी जाएगी
तो एक सामाजिक क्रांति होगी। लाडली बहना योजना हमने बताया, अब लाडली बहनों की जिंदगी बदल रही है। उस 1000 रुपए का अलग अलग तरह से उपयोग किया कई बहनों ने। एक बहन से मैंने पूछा क्या किया, तो उसने कहा सेकेंड हैंड सिलाई की मशीन ले ली मैंने, और अब मैं सिलाई का काम कर रही हूँ। किसी ने छोटी सी दुकान लगा दी, किसी ने कोई और काम प्रारंभ कर दिया। ये मैं केवल इसलिए करूँ कि डेटा की ताकत थी। हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटियां बोझ मानी जाती थी, और उसका इम्पैक्ट असेसमेंट हमने किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम माता पिता या बेटी के अकाउंट में दे देते हैं। उसका फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि मध्य प्रदेश में पहले 1000 बेटों पर 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 बेटियां पैदा हो रही है, एक स्कीम के कारण। नीतियां बनाने में, निर्णय लेने में और उसके क्रियान्वयन में डेटा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब डेटा के आधार पर जब आप नीतियां बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, ये जरूरी है कि डेटा शुद्ध हो, डेटा सटीक हो, स्पष्ट हो और विश्वसनीय हो, क्योंकि गलत डेटा तो सही परिणामों पर पहुंचा ही नहीं सकता। और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक डेटा वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके, सर्वे करके, शोध करके ना बनाया जाए। उसे जरूरी है कि डेटा वैज्ञानिक तरीके से ही बनाया जाए। लोक कल्याण, जन कल्याण तभी संभव है जब हम में ये निर्धारित करने की क्षमता हो कि जिनका कल्याण करना वो हितग्राही कौन, उनको सहायता किस रूप में दी जाए और हितग्राही तक सहायता कैसे पहुंचे, और सहायता पहुंचने के बाद हितग्राही के जीवन में बदलाव क्या आया, कोई परिवर्तन आया कि नहीं आया। जरूरी है कि उसका इम्पैक्ट असेसमेंट भी हो। नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन से लेकर उसका असर क्या हुआ, प्रभाव क्या हुआ, और उस प्रभाव के आधार पर कहीं कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत तो नहीं है, ये तय किया जा सकता है। डाटा ऐसा भी हो जिससे इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन से इंसाइट निकल कर आए। डाटा आधारित सुशासन की प्रणाली विकसित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश ने पिछले दिनों में कई कदम उठाए। इस सम्मेलन के दौरान नीति आयोग के सहयोग से एनडीएपी की उपयोगिता और इसे प्रयोग में लाने हेतु कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रामेश्वरम तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान सीएम केजरीवाल ने रामेश्वरम तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को शुभकामना दी। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा के विषय में बात करते हुए कहा कि इस प्रकार की योजना पहले किसी सरकार ने नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि अभी तक 75 ट्रेनें तीर्थ यात्रा के लिए जा चुकी हैं और अब 76वीं ट्रेन तीर्थ यात्रा के लिए रवाना होगी और आज 780 लोग इस योजना के तहत यात्रा पर जा रहे हैं। रामेश्वरम जी एक तरह से अपने 4 धाम में से एक धाम है और बड़े पुण्य से, बड़े किस्मत से रामेश्वरम जी जाने का मौका मिलता है। आप सब लोगों को ये मौका मिला, इसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। जो कराता ऊपर वाला ही कराता है। ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों को ये मौका मिला। हमारे मन में अभी तक 75 साल में, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए, इस किस्म का कभी किसी सरकार ने योजना नहीं बनाई थी कि भाई बुजुर्गों को अपने बुढ़ापे में एक बार कहीं तीर्थ यात्रा कराई जाए। पहली बार देश में इस किस्म की योजना बनाई गई कि सभी बुजुर्गों को बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा कराई जाए। इसके पीछे 2 भाव थे। एक तो ये कई लोग ऐसे हैं जिनको भगवान ने साधन नहीं दिए, गरीबी की वजह से वो अपना पैसा खर्च करके कहीं तीर्थ यात्रा नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे हैं जिनको साधन तो दिए लेकिन कोई ले जाने वाला नहीं है, साथ जाने वाला नहीं है। और कई बार ऐसे होता है आलस में आदमी रह ही जाता है, जिंदगी बीत जाती है लेकिन तीर्थ यात्रा नहीं होती, भगवान का नाम नहीं होता। तो तब हमने सोचा कि ये तीर्थ यात्रा शुरू की जाए। इसमें किस्म किस्म के लोग जा रहे हैं, बहुत अलग अलग किस्म के। अच्छी चीज़ ये है कि मोहल्ले की जितनी औरतें हैं सारी इकट्ठी होकर जब जाती हैं तो सारी अपना भजन कीर्तन करती। आप देखोगे, मैं अभी देख रहा था आपका शेड्यूल, आना जाना मिला के 5 दिन तो ट्रेन में है, लेकिन 5 दिन ये ट्रेन के कैसे बीत जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। भजन गाते गाते सवेरे उठोगे, भजन गाओगे, पूरा दिन भजन गाते गाते बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब टाइम बीत गया। तो रामेश्वरम भी जा रहे हैं, मदुरई भी जा रहे हैं, सुंदर जगह है। आप सब लोग वहाँ पे खूब अच्छे से जाएं
और सबके लिए आशीर्वाद लेके आए। 75 ट्रेन जा चुकी अभी तक, 75 ट्रेन, आपकी 76वीं ट्रेन है और आज 780 लोग जा रहे हैं और आपका आना जाना, खाना पीना, रहना, सब बेस्ट व्यवस्था करने की कोशिश की है हमने। फिर भी कोई भूल चूक रह जाए, कोई कमी रह जाए तो मैं पहले से माफ़ी मांग लेता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी यात्रा बहुत शुभ हो। तो सब लोग अच्छे से तीर्थ यात्रा करें, सब लोग खूब मन लगा के भगवान का भजन करके आएँ, सबके लिए आशीर्वाद लेके आएँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए, दिल्ली वालों के लिए। देश खूब तरक्की करे, अपनी दिल्ली खूब तरक्की करे, सबके मन, सबके घर में खुशहाली हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। दिल्ली प्रदेश भाजपा महासचिव कमलजीत सहरावत ने प्रेस वार्ता की। मीडिया को संबोधित करते हुए कमलजीत सहरावत ने दिल्ली की आप सरकार पर दिल्ली के ग्रामीणों पर हाउस टैक्स देने का दबाव बनाने के लिए नगर निगम नेतृत्व की निंदा की। कमलजीत सहरावत ने कहा कि एमसीडी चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने हाउस टैक्स माफ करने का वादा किया था, लेकिन आज आप शासित एमसीडी ने न केवल दिल्ली के ग्रामीणों पर बल्कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी पर भी भारी हाउस टैक्स लगा दिया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और इसे वापस लेने की मांग करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी की बिफोर इलेक्शन स्टेटमेंट है कि अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती है तो हम सभी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज पे हाउस टैक्स खत्म कर देंगे और जो एरिया ड्यू है उसको भी हम बिल्कुल माफ कर देंगे। और इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि हमें कोई पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है, हमें कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, ये बनते ही हमारी कमिटमेंट है कि हम ऐसा करेंगे। ये बात कहकर दिल्ली की जनता के बीच में वो गए थे। आज जब हम आपके बीच में हैं, तो गांव की वो प्रॉपर्टीज जहां पर की हाउस टैक्स के नोटिस नहीं भेजे जाते थे, वहां पर भी हाउस टैक्स के नोटिस जा रहे हैं। आप सबको अच्छे से पता है कि म्युनिसिपल कलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आती है और निगम को विद उसके अमेंडमेंट हमें एप्लीकेबल करनी पड़ती है, उसमें अमेंडमेंट करने का हमें राइट होता है। जब भी म्युनिसिपल कलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट आई, हम लोगों ने दिल्ली की जनता के हित में उसके अंदर चेंज किए और इसके अंदर एक चीज ये था कि अगर मान लीजिए गांव में आप अपने मकान में रहते हैं तो 200 मीटर तक के प्लॉट पे आपको कोई टैक्स नहीं देना। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार हटी, 200 मीटर से उसको 100 मीटर कर दिया गया और सभी घरों को 2004 से इंटरेस्ट और एरियर के साथ में नोटिस भेजने शुरू कर दिए। टैक्स दिल्ली में माफ करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी को, ऐसा उन्होंने कहा था, इसी कमिटमेंट के साथ वो आए थे। और इसके विपरीत आज हाउस टैक्स के नोटिसेस 2004 से लेकर अब तक की कैलकुलेशन करके विद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दिए जा रहे हैं। और जो कह रहे थे कि हम हाउस टैक्स नहीं लगाएंगे, आज वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम लोग हाउस टैक्स बढ़ा रहे हैं। 400 करोड़ उन्होंने कहा कि हमने बढ़ा दिया, जबकि सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी में कोई फ़र्क नहीं है। पहले भी ऑनलाइन था, आज भी ऑनलाइन है। तो इस तरह से लोगों की रिबेट को कम करके, स्लैब्स को चेंज करके, टैक्स बढ़ाकर ये जो हाउस टैक्स को इकट्ठा कर रहे हैं नोटिस के थ्रू, हम इसका विरोध करते हैं और दिल्ली की जनता से मांग करते हैं कि वो भी इसका विरोध करें। वहीं दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने भी प्रेस वार्ता के माध्यम से दिल्ली सरकार द्वारा पटाखों के बैन पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों से अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार प्रदूषण से नहीं बल्कि दिवाली के उत्साह से लड़ रही है और जैसे ही दिवाली नजदीक आती है वैसे ही पटाखों पर बैन कर देती है। इस अवसर पर डीआईडी न्यूज संवाददाता ने दिल्ली भाजपा के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा से बात की और इस संदर्भ में जानने का प्रयास किया। वो मैजिक सॉल्यूशन पूसा के साथ मिलके जिसके करोड़ों के विज्ञापन किए, कहाँ गया वो? आप तो कहते थे पंजाब में आपकी सरकार आती पराली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके पास तो मैजिक सॉल्यूशन है, पराली में डालोगे और उसके बाद पोल्यूशन ही नहीं। अब क्यों नहीं डाल रहे वो सॉल्यूशन पराली में पंजाब की? अब क्या प्रॉब्लम है? और आपके पास उसका बजट भी है, एनवायरनमेंट का सेस लगता है, करोड़ों रुपए हैं। आप डाल दो, पंजाब की पराली खत्म हो जाएगी, दिल्ली का पोल्यूशन खत्म हो जाएगा। वहाँ पर आप कोई निर्णय, और वहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेता खुद ही पराली जला रहे हैं, उसके वीडियो हर साल आते हैं। लेकिन आज आप दिल्ली का दिवाली बैन करने का निर्णय इस साल भी लिया, पिछले साल भी लिया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, आप वैज्ञानिक सोच के साथ आगे बढ़िए, ग्रीन क्रैकर्स अलाउ कीजिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ किया है। दिवाली पर बैन मत लगाइए, प्रदूषण से लड़िए, दिवाली से मत लड़िए। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।